नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। खबर अजमेर के मसूदा से है, जहां पर कांटों के बाड़ में आग लगी है। मौके पर पुलिस और दमकल की टीम पहुंची है। आग पर काबू पाने की कोशिश इस वक्त जारी है। मसूदा के नया बस स्टैंड के पास की यह घटना है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कांटे के बाड़ में यह अचानक आग लग गई और आग बुझाने के लिए दमकल की टीम जो है वो वहां पर मौजूद है। चलिए अब आपको दिखाते हैं चेन स्नैचिंग की दो बड़ी वारदात। पहली तस्वीर भरतपुर से है और दूसरी उदयपुर से। भरतपुर में एक युवक ने बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल लेकर एक युवक से बाइक सवार बदमाश जो है वो मोबाइल लेकर फरार हो गए। वहीं उदयपुर में एक युवक घर के बाहर बच्चे के साथ खेल रही एक महिला से चेन स्नैचिंग कर फरार हो गया। सबसे पहले आपको भरतपुर की तस्वीर दिखाते हैं। तो ये उदयपुर और भरतपुर दोनों जगहों की तस्वीरें हैं। तो भरतपुर के कामा में फिर सक्रिय हुआ है झपट्टा मार गिरोह। घर के बाहर बैठे युवक के हाथ से मोबाइल छीनकर एक बाइक सवार भाग गया। सीसीटीवी फुटेज जो है उसका सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। घर के बाहर ये युवक बैठा होता है, मोबाइल उसके हाथ में होता है, तभी अचानक बाइक पर सवार दो युवक आते हैं और उसके हाथ से अचानक मोबाइल छीनकर फरार हो जाते हैं। अब यह वारदात जो है वो कामा कस्बे के त्रिकुटिया बाजार की है। वहीं भरतपुर के बाद अब बात करते हैं उदयपुर की। यहां पर चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। इसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। फुटेज आप देख सकते हैं। घर के बाहर एक बच्चे के साथ महिला बैठी हुई है, तभी यहां पर बदमाश आता है और चेन छीनकर फरार हो जाता है। वहीं जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। स्वायत्त शासन विभाग से यह बड़ी खबर है। निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। वार्डों की लॉटरी निकालने के आदेश जारी किए गए हैं। 13 अक्टूबर तक लॉटरी प्रक्रिया संपन्न होगी। लवली हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। लवली, क्या जानकारी है निकाय चुनाव कराने की तैयारी? देखिए, बिल्कुल सरकार कोर्ट गई थी और कोर्ट ने यह साफ तौर पर कह दिया था कि निकायों के चुनाव की तारीखों को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। पहले ये चुनाव अगस्त 2020 में होने थे, लेकिन राजस्थान के 135 जो छोटे नगरीय निकाय हैं और उनके साथ साथ में जो 6 बड़े नगर निगम है, कोटा, जोधपुर और जयपुर के जो दोनों नए नए नगर निगम है, इन सभी निकायों के अंदर यानी करीब 140 से 142 नगरीय निकायों के अंदर जो है 13 अक्टूबर तक चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में लॉटरी प्रक्रिया को इससे पहले लॉटरी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में लॉटरी प्रक्रिया को लेकर के आज स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक की ओर से राज्य सरकार से निर्देश मिलने के बाद में अब से कुछ ही देर पहले इसके औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। तमाम निकायों को निर्देशित किया गया है कि वो तमाम जो लॉटरी की प्रक्रिया उसे पूरे पारदर्शी तरीके से जिला कलेक्टर की निगरानी के अंदर इस लॉटरी प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया का जो परिणाम होगा वो सार्वजनिक रखा जाएगा। पर्ची के माध्यम से इस लॉटरी प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। कुल मिलाकर के लघुलाभ ये है अभिषेक की बहुत लंबे इंतजार के बाद में कोरोना की गाइडलाइन और तमाम तरह के हवाला देते हुए सरकार नहीं चाहती थी कि ये चुनाव हो। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही थी। जो पीसीसी के चीफ है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कहा था, लेकिन अब सरकार के लिए गले की हड्डी जो है ये चुनाव बन चुका है, क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव हुआ और राजस्थान में पंचायत के चुनाव हो रहे, तो ऐसे में कोर्ट से कोई आस अब रह नहीं गई है। तो ऐसे में अब सरकार ने अपनी लाज बचाने के लिए और समय पर चुनाव करवाने का फैसला ले लिया है। और जिसकी ये वानगी जो है, जिसके जो साफ तौर पर जो संकेत है वो आज के आदेश से निकले हैं। ये आदेश जारी होने के बाद में अब चुनावी सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई हैं।
बड़ी चुनौती होगा राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कि राज्य निर्वाचन आयोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पारदर्शी तरीके से किस तरह से चुनाव को संपन्न कराता है, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब 140 से ज्यादा जो छोटे निकाय हैं उनके अलावा 6 बड़े नगर निगम यानी कि जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर एक साथ चुनाव होंगे और इस चुनाव प्रक्रिया को बिल्कुल लवली, सबसे ज्यादा नजरें भी टिकी हुई थी इन 6 नगर निगमों पर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच पंचायत चुनाव का तीसरा चरण जो है वो आज खत्म हो गया। मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस दौरान जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला। मतदान के प्रतिशत की अगर बात करें तो वो 85% रहा है। तो ये बड़ी खबर, जयपुर में कोटपुतली, जम्मा रामगढ़, कोट खावदा में मतदान हुए। 94 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच का चुनाव हुआ। मतगणना की प्रक्रिया जो है वो इस वक्त चल रही है और कुछ ही देर में जो परिणाम है वो भी आने शुरू हो जाएंगे। तो पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की अगर बात कर ली जाए तो आज सुबह 7:30 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। शाम 5:30 तक मतदान हुआ और उसके बाद अब मतगणना की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है और कुछ ही देर में परिणाम जो हैं वो भी धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। का आज तीसरे चरण का मतदान था। कुल 975 ग्राम पंचायतें थी जिनमें चुनाव होना था। उसमें से 32 स्थानों पर निर्विरोध निर्वाचित हुए थे सरपंच। तो 942 में मतदान हुआ और दिन भर आयोग की तरफ से जिला निर्वाचन अधिकारियों से और संबंधित पुलिस अधिकारियों से संपर्क होता रहा। सारे अधिकारी दिन भर भ्रमण में ही रहे और स्थान स्थान पर अपनी उपस्थिति के माध्यम से उन्होंने चुनाव की जो सुचारू व्यवस्था है उसका संचालन किया। आमतौर पर पूरे राज्य में बिना किसी घटना के चुनाव एकदम शांतिपूर्ण और स्वतंत्र तरीके से संपन्न हुए। सबसे बड़ी बात यह कि कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है, उसके जो नियम कायदे बनाए हुए हैं, वो नियम कायदों की भी पालना बहुत सख्ती से पूरे राज्य में करवाई गई जहां जहां भी चुनाव थे। और हर जगह से हमारे पास में इस तरह का फीडबैक भी है कि वहां पर कोविड के संबंध में पूरी तैयारी के साथ में, पूरी व्यवस्थाओं के साथ में मतदान प्रक्रिया का संचालन किया गया था। राज्य में बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और साथ ही मेरा ये भी कहना है कि 5:30 तक का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से आज भी पिछले 2 चरणों की तरह मतदान प्रतिशत काफी हाई रहने की संभावना है। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत चुनाव 2020 को लेकर पर्यवेक्षकों की सूची जो है वो जारी हुई है। चौथे चरण के लिए यह सूची जारी की गई है। 16 जिलों के पर्यवेक्षकों की सूची जारी कर दी गई है। 10 अक्टूबर को चौथे चरण का मतदान होना है। तो यह बड़ी खबर, 16 जिलों के लिए पर्यवेक्षकों की सूची जारी की गई है चौथे चरण के लिए। आज तीसरा चरण खत्म हो गया है और अब बारी है चौथे चरण की और चौथे चरण का जो मतदान होना है वो 10 अक्टूबर को होना है। बीजेपी कल राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रही है। कल 1 बजे राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। सतीश पूनिया की अगुवाई में यह ज्ञापन राज्यपाल को दिया जाएगा। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर एक ज्ञापन जो है वो राज्यपाल को दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न के मामले को लेकर यह ज्ञापन सौंपा जाएगा। राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग बीजेपी करेगी। जयपुर के करधनी इलाके में दहेज प्रताड़ना करते हुए पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों ने एक विवाहिता को मारने के लिए आग लगाने का मामला सामने आया। आग की लपटों से झुलसी महिला का आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़िता ने कल थाने में ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का, मारपीट करने का आरोप लगाया था। तो ये 2 तस्वीरों और 2 तस्वीरों के जरिए ये पूरे घटनाक्रम को आप समझ सकते हैं।
अजमेर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। अवैध हथियार के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। आरोपी से अब पुलिस पूछताछ कर रही है। तो अजमेर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। अब पुलिस अब इससे पूछताछ करने में जुट गई है। प्रसाद घाट के पास एक व्यक्ति को एक देसी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस के साथ सब इंस्पेक्टर आशुतोष पांडे और उनकी टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए, जो थाना क्षेत्र में किसी प्रकार अन्य प्रकार की कोई वारदात करने की फिराक में था, लेकिन टीम ने मुस्तैदी से कार्य करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम जयदीप सिंह है, जो मूलतः पाली जिले का है, लेकिन अभी काफ़ी समय से वो कोतवाली थाना क्षेत्र में निवासरत है। टीम ने उसको मुस्तैदी से कार्य करते हुए गिरफ्तार किया। खबर कोटा से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाइक ने छात्र को टक्कर मार दी है। हादसे में आईटीआई स्टूडेंट की मौत हो गई है। इलाज के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया। तो कोटा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक ने एक छात्र को टक्कर मार दी और इस हादसे में छात्र की मौत हो गई है। अच्छी खबर उन कैदियों के लिए जो कि अब मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। प्रदेश में जल्द ऐसे पेट्रोल पंप खुलने वाले हैं जिन पर काम करने वाले जेलों में बंद सजा काट रहे कैदी होंगे। सुन के अजीब लग रहा है, लेकिन यह हकीकत है। राज्य सरकार और जेल विभाग ने IOCL के साथ मिलकर इसे धरातल पर उकेर दिया है। इन पंपों की शुरुआत आने वाले कुछ दिनों में ही होगी। पहला पेट्रोल पंप जयपुर सेंट्रल जेल में खुल गया है। उस जमीन पे वो अपना सारा संयंत्र लगा रहे हैं और करीब करीब लगाने की कार्रवाई हो गई है और पेट्रोल पंप चालू भी हो गया है और बाकी जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा है। इसका बेसिक अर्थ यह है कि जो हमारे बंदी हैं, वो जिन्होंने एक अवधि अपनी जेल की पार कर ली है और जिनका व्यवहार अच्छा रहा है जेल के अंदर, तो उनको कुछ उनके लिए कोई कमाई का साधन हो जाए, प्लस उनका समय निकल जाए। जेलों में बंद बंदियों और कैदियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार और जेल विभाग ने एक नवाचार किया है। जी, ये नवाचार ये है कि अब पेट्रोल पंपों पे, यानी कि मेरे पीछे जो आप पंप देख रहे हैं, ये पंप किसी डीलर का नहीं है, ये पंप है राजस्थान की जेल का। यानी कि जयपुर के अलावा जोधपुर, अलवर और अजमेर के अंदर ये पंप खोले जा रहे हैं। मुख्य रूप से सबसे पहले ये पंप खोला गया है जयपुर में, जो कि आप इस समय देख सकते हैं कि सिविल वर्क है जो मौजूदा समय में किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य ये है कि जेलों में बंद बंदी और कैदी जो कि लगभग 10 साल से अधिक की सज़ा पूरी कर चुके हैं, वो यहाँ पर आकर काम कर सकें। डीजी जेल BL सोनी का कहना है कि इन लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए और जेल की आय बढ़ाने के लिए ये पहला नवाचार है। यहाँ पर हर जेल के अलग अलग मैनुअल होते हैं, उसके आधार के ऊपर अगर मुख्यालय की बात की जाए तो जयपुर जेल के पास में ये पेट्रोल पंप IOCL का खोला जाएगा। इससे न केवल बंदी मुख्यधारा से जुड़ेंगे, अपितु जेल प्रशासन को भी लगभग 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम होगी। उम्मीद है ये नवाचार बंदियों और कैदियों के लिए तो बेहतर होगा ही, साथ ही माली हालत में चल रहे जेल की भी स्थिति बेहतर होगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। आज राज्यपाल ने उच्च शिक्षा टास्क फोर्स की दूसरी विशेष बैठक ली। इसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा में गुणवत्ता, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रारंभ करने के लिए क्या शुरुआती कदम उठाए जाने चाहिए? वर्तमान परिस्थिति में नई शिक्षा नीति के तहत उल्लेखित विषय जैसे ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन शिक्षण मंच,
डिजिटल रिपोजिटरी, वर्चुअल लैब्स। बड़ी खबर झुंझुनू से आपको बता दें, जहां पर कलेक्टर बदतमीजी मामले में अपडेट यह है कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं। कलेक्ट्रेट के गनमैन ने एफआईआर दर्ज करवाई है और दूसरी एफआईआर जो है वो एसआई की ओर से दर्ज करवाई गई है। कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन को लेकर ये एफआईआर दर्ज किया गया है। कोटा प्रवास पर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन में आयोजित भारतीय किसान संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी के जन्म शताब्दी समापन समारोह में हिस्सा लिया। भागवत ने दीप जलाकर समारोह की शुरुआत की और गौ पूजन के बाद जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मौके पर भारतीय किसान संघ के देश भर से आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष IN बसवेदौड़ा और महामंत्री दिनेश कुलकर्णी भी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए भागवत ने दत्तोपंत ठेंगड़ी के जीवन पर प्रकाश डाला और कृषि व्यापार में ही वैभव की देवी लक्ष्मी की कृपा होने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें सिद्ध प्रमाणों के आधार पर आदर्श खेती की परंपरा को खड़ा करना होगा। कृषि क्यों चलना, कृषि कैसे चलना, कृषि के कारण क्या होना, ये सारी बातें 10,000 वर्ष के अनुभव सिद्ध प्रमाणों से हमारे पास है, पड़ी इधर उधर ग्रंथों में है, किसानों के करने में है, हमारी परंपरागत और कई प्रकार की मान्यताओं में है। इसका सारा अध्ययन करना, उसको संग्रहित करना, आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार उसका क्या उपयोग, क्या प्रयोजन है, कौन सी बात अप्रयोजिक कालबाह्य हो गई, क्या छोड़ना, क्या, ये नित्य विवेक करना और उसके आधार पर आज के कृषि जगत के लिए भाई हम यहां से चलते हैं, वहां जाना है, ये रास्ता है, ऐसा एक दर्शन देना। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पिता के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। सिने अभिनेता और गोरखपुर से लोकसभा सांसद रवि किशन भी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने ड्रग्स को लेकर पाकिस्तान पर हमला बोला। देखिए, ड्रग्स मैंने आप लोग अगर मेरा सुनेंगे बयान तो उसमें ये था कि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश है। पाकिस्तान चाहता है हमारे देश के युवा वर्ग जो 65% पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा हैं, उसको कैसे खोखला करें, कैसे हानि पहुंचाएं, कैसे अटैक करें, कैसे देश को, भारत को क्षति पहुंचाएं। तो वो पंजाब के रास्ते, राजस्थान के रास्ते, नेपाल के रास्ते हमेशा ड्रग्स सप्लाई करता है और बड़ी खेप में, और ये ड्रग्स वो है जो केमिकल ड्रग्स हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाथरस केस में माहौल बिगाड़ने की साजिश की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। इस मामले में मथुरा से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने बताया पीड़िता का अंतिम संस्कार रात में करने की वजह क्या थी। इधर ईडी भी मदद के नाम पर हुई फंडिंग की जांच करने जा रही है। हाथरस केस में इंसाफ की आड़ में उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई थी। पुलिस की जांच और सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार के हलफनामे में इस पूरी साजिश का जिक्र किया गया है। एक और पुलिस की धरपकड़ जारी है, तो दूसरी ओर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी निगरानी में सीबीआई जांच को कहा है। अपने हलफनामे में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वेबसाइट के जरिए हिंसा फैलाने की साजिश रची गई। जस्टिस फॉर हाथरस में हिंसा फैलाने के तरीके डाले गए। वेबसाइट में मदद के नाम पर फंडिंग कराई गई। मृतका का अंतिम संस्कार रात में कराना सही था। सुबह अंतिम संस्कार में दंगा भड़काने की आशंका थी।
फिलहाल इतना ही, नमस्कार।